नमस्कार नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप हैं मेरे साथ 24 जुलाई 1991 का ऐतिहासिक बजट पर चर्चा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि उस समय का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था, या पहले समझते हैं कि इंट्रोडक्शन यानी कि उस समय किसकी सरकार थी, कौन वित्त मंत्री थे, उनके बारे में समझते हैं। ये बात है उन दिनों की जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी, यानी कि उस समय मान के चलो कि आप आर्थिक आपातकाल लगने ही वाला था। आपातकाल अपन चूंकि 3 प्रकार का आपातकाल पढ़ते हैं, कौन कौन से? आपातकाल 352, फिर राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं और एक वित्तीय आपातकाल पढ़ते हैं। तो उस समय वित्तीय आपातकाल लगने जैसी स्थिति बन चुकी थी, लेकिन कुछ रणनीतियों कुछ नीतियों को चेंज किया गया, जिससे किसके सजेशन पर उन नीतियों को चेंज किया था? वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दो संस्थाओं से जब भारत सरकार लोन लेने पहुंची तब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हम आपको किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं देंगे, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। रीजन क्या था कि भारत उस समय थोड़ा समय पहले ही स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र होने के बाद 2 देशों के साथ में उसका युद्ध हो गया, एक भारत चीन के साथ में युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो चुका था, और उसके बाद भारत ने अपनी मैत्री भूमिका निभाई थी पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में बनाने में। तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति इन वजहों से आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। दूसरा रीजन क्या था कि वो किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में आने से रोक रही थी, यानी कि उसने भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, इतना जटिल कर दिया था कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती थी। कारण क्योंकि उस समय भारत स्वतंत्र हुआ ही था और भारत को कहीं ना कहीं यह खटक रहा था कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसने अपना शासन स्थापित कर दिया, यानी कि भारत के लोगों को गुलामी की बेड़े में जकड़ दिया, तो कहीं ये दोबारा ना हो जाए। इस डर के कारण भारत के राजनेताओं ने कहीं ना कहीं ये चीज उन्हें खटक रही थी, इसलिए विदेशी कंपनियों को विदेशी निवेश को आने से मना कर रहे थे कि जो चीज है बस बाउंड्री के अंदर है, जो है यहाँ पे खाओ यहाँ पे बनाओ, बस इससे आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन्हें ये साम्यवादी सिद्धांत कहा जाता है। अपन समझेंगे कि साम्यवादी सिद्धांत और पूंजीवादी सिद्धांत क्या है। दूसरी ओर भारत के USSR यानी कि साम्यवादी सिद्धांतों को शुरू करने वाला रूस, जिन्हें अपन USSR कहते हैं, का भी विघटन 1991 के आसपास हो गया था। उस समय भारत और USA और USSR के बीच में शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, यानी कि कोल्ड वॉर चल ही रहा था। कोल्ड वॉर से परिणाम क्या हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगाई आसमान छू रही थी। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत अपना 80% पेट्रोकेमिकल आयात करता है, इंपोर्ट करता है। तो उस समय भी भारत अपनी जो बेसिक नीड्स थी उन्हें वो इंपोर्ट करता था। तो भारत की उस समय की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उसके पास 7 दिन का आयात करने का भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। अपन ये भी समझेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सब्र रखिए, अपन ये भी समझते हुए चलेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। तो भारत के पास उस समय विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? समथिंग 1.1 अरब डॉलर, यानी कि उसके पास 7 दिन का आयात करने का भी पैसा पूरा नहीं था। जब 1991 के अंदर नई लोकसभा बनी, नई लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में PV नरसिम्हा राव को बनाया गया और वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया। जब कैबिनेट सेक्रेटरी का एक नोट प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को मिलता है, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी को पूछते हैं, क्या भारत की वाकई आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है? तब कैबिनेट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री से कहता है कि नहीं सर, भारत की आर्थिक स्थिति इससे भी खराब है। तो वे फिर आगे चलते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास में जाते हैं कि हमें पैसा लोन उधार दो, IMF के पास जाते हैं कि हमें पैसा उधार दो, लेकिन वो उन्हें भारत की साम्यवादी नीतियों के कारण वो उन्हें मनाही कर देता है कि हम आपको पैसा नहीं दे सकते। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप LPG मॉडल को अपनाओ। किसको अपनाओ? LPG मॉडल को अपनाओ। LPG मॉडल को अपनाओ। इन बातों की चर्चा करने से पहले अपन एक चीज पहले समझते हैं कि भारत की उस समय की राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था, किसकी सरकार थी, इससे पहले किसकी सरकार थी। बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री, यंगेस्ट प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी। 1984 के अंदर 8वीं लोकसभा के
चुनाव जीतकर कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी को बनाती है और ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करते हैं। यानी कि 1984 से लेकर 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? श्री राजीव गांधी, जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। आगे की चर्चा करेंगे एक चाय के घूंट के बाद। जब राजीव गांधी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर देते हैं तो अगली 9वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव होने से पहले जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। तो चुनाव का प्रचार प्रसार हुआ और 9वीं लोकसभा के चुनाव हो गए। उस समय बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाई। कारण क्या था कि जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बना दी और प्रधानमंत्री के रूप में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। कुछ राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बनते हैं। वीपी सिंह की जगह पे चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बनते हैं। कहा जाता है कि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। फिर गठबंधन की सरकार लंबी चल नहीं पाती है और 1991 के आसपास ये सरकार लोकसभा भंग हो जाती है और सरकार गिर जाती है और लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। अब लोकसभा भंग हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि नई लोकसभा के वापस चुनाव होने हैं। जब नई लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, चुनाव प्रचार चल रहा था, तो दक्षिण भारत में एक दुर्घटना घटित हो गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी दक्षिण भारत में चुनावी प्रचार कर रहे थे और तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी जाती है। जब प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है तो पूरे देश की हमदर्दी किसके साथ होती है? कांग्रेस पार्टी के साथ में होती है और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है और वो अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन थे? श्री राजीव गांधी थे। लेकिन राजीव गांधी की हत्या हो जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के सामने प्रश्न उठा कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे बनाए, प्रधानमंत्री किसे बनाए। तब दिमाग में आता है कि पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया जाए और वित्त मंत्री किन्हें बनाया जाए? वित्त मंत्री बनाया जाए श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ये था उस समय का राजनीतिक दृष्टिकोण कि किसकी सरकार थी, उस समय क्या हुआ था, ये चीज अपन ने समझी। जब 10वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव सरकार बनाते हैं, तब उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी का नोट मिलता है। वही नोट जिसकी चर्चा अपन ने थोड़ी देर पहले की थी कि उन्हें पता चलता है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। भारत के पास 7 दिन का आयात करने का भी विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, इनकी चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे अपने दिमाग में आता है कि उस समय विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि अपन आयात ही नहीं कर सकते। तो आज कितना है? तो वर्तमान समय में भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसके पास 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। कितना? 610 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। ये थोड़ा सा डाटा आप करंट के हिसाब से चेंज कर लेना, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना डाटा है कि 610 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है, ठीक है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, किस प्रकार भारत की इकोनॉमी 1 अरब डॉलर से 610 अरब डॉलर तक पहुंची। तो ये एलपीजी मॉडल था। क्या था? एलपीजी मॉडल था। एलपीजी मॉडल क्या होता है? एलपीजी मॉडल क्या होता है कि ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा सुझाया गया एक मॉडल था कि भारत की नीति क्या है? साम्यवादी नीति है। जब अपन साम्यवादी नीति और पूंजीवादी नीति समझेंगे तब आपको ये एलपीजी क्या है आराम से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस आप जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान से सुन लो। एलपीजी यानी कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जब भारत ने यह मॉडल अपनाया
तब भारत की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार होना प्रारंभ हुआ। उदारीकरण का मतलब क्या हुआ कि उदारीकरण निजीकरण का मतलब क्या होता है कि भारत सरकार की पहले नीति क्या थी कि साम्यवादी नीति, यानी कि भारत जो चाहेगा, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। किसी भी निजी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। अगर करेगा भी तो एक इंदिरा गांधी सरकार के अंदर एक एक्ट आया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि आप 20 करोड़ से ज्यादा का 20 करोड़ से बड़ी कंपनी नहीं बना सकते। अगर 20 करोड़ से बड़ी कंपनी हुई तो वो सरकार की हो जाएगी, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, नेशनलाइजेशन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अगर आपकी कंपनी 20 करोड़ से बड़ी होती है तो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ था कि इंदिरा सरकार पूरी तरीके से साम्यवादी सोच की थी, कम्युनिज्म सोच की थी। इंदिरा गांधी सरकार ने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, इंदिरा कांग्रेस पार्टी। क्या बनाई थी? इंदिरा कांग्रेस पार्टी। और इंदिरा कांग्रेस पार्टी को मानने वाले कौन थे? जो साम्यवादी सिद्धांतों को अपमानते हैं, जिनकी साम्यवादी सोच थी, कम्युनिज्म की सोच थी, उन्होंने इंदिरा कांग्रेस पार्टी को अपनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंदिरा अब पूर्ण रूप से सरकारी राष्ट्रीयकरण कर देगी। तो उसी दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने अपने जितने भी प्राइवेट बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। अगर देश में कोई विद्यालय होगा तो वो सरकारी विद्यालय होगा, अगर कोई बैंक होगा तो वो सरकारी बैंक होगा, और अगर कोई फ्लाइट होगी तो वो भी क्या होगी? सरकारी फ्लाइट होगी। और उन्होंने एक एक्ट पारित कर दिया कि अगर किसी कंपनी का अगर कोई कंपनी 20 करोड़ से बड़ी होती है तो उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। मतलब ये क्या था कि अगर आप निजी व्यापार कर रहे हैं तो आप एक लिमिट तक अपना व्यापार कर सकते हैं, आप बड़ी कंपनी नहीं बना सकते। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई। एक आप साइकोलॉजी के हिसाब से सोचिए कि अगर आप कोई गवर्नमेंट की, जैसे कि बीएसएनएल पहले क्या थी? गवर्नमेंट की थी, तो आप उस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि सरकारी काम किस हिसाब से होता है, सरकारी हिसाब किस हिसाब से होता है, तो वो देश को कितना विकास दे सकता है, अगर किसी चीज को प्राइवेट के अंदर नहीं लाया गया, अगर किसी चीज को निजीकरण नहीं किया गया, तो क्या वो देश विकसित हो सकता है? तो यही होता है एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसके क्या है मायने? अपन जब साम्यवादी और पूंजीवादी समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आर्थिक संकट से निपटने के लिए पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उस समय क्या कदम उठाए थे? आइए समझते हैं। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि भारत सरकार के पास जितना भी उस समय के लिए गोल्ड था, तो वो गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रखा और वहां से 400 मिलियन डॉलर का लोन लिया। एक बार के लिए तो काम शुरू किया जाए, इस हिसाब से उन्होंने गोल्ड को गिरवी रख के वहां से लोन प्राप्त किया। दूसरा कदम क्या था? दूसरा कदम ही जो अभी अपन ने सीखा, एलपीजी मॉडल को प्रभावी रूप से उन्होंने लागू किया। अच्छा, जब एलपीजी मॉडल को वो प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या काम किया एलपीजी मॉडल के तहत? तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? विदेशी निवेश को आकर्षित किया। विदेशी कंपनियों को कहा कि आप हमारे भारत में आइए और अपना निवेश कीजिए। उन्होंने कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन लगाए थे इस विदेशी निवेश पर, जैसे कि आप रक्षा मंत्रालय के तहत जो भी इक्विपमेंट आते हैं वो आप नहीं कर सकते। रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित आप कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, जैसे कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले वो उनको ये नहीं कह सकते कि आप भारत में आओ और मिसाइलें बनाओ। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान पर रोक लगाई कि आप यहां पे आके सैटेलाइट नहीं बना सकते। उन्होंने कुछ क्षेत्रों के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। और अगला चीज क्या था कि भारत के लोगों के लिए आयात निर्यात को सुलभ बनाया, कि अगर आप भारत से बाहर जाकर निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप टेक्निकली सोचिए कि अगर भारत के लोग बाहर जाके निवेश नहीं करेंगे तो वो डॉलर कहां से लाएंगे? अगर भारत का आदमी बाहर जाके बिजनेस नहीं करता है तो भारत विदेशी मुद्रा
भारत के अंदर कैसे आएगी? किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसके विदेशी मुद्रा भंडार से मापी जाती है। अगर किसी भी देश के पास जितना अधिक विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसकी आर्थिक स्थिति उतनी ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति मान लो अगर विदेश में जाके कोई टैक्सी भी चला रहा है ना, तो वो कोई ना कुछ विदेशी मुद्रा भारत के अंदर लेके आएगा। तो उन्होंने आयात निर्यात को क्या किया? उन्होंने आयात निर्यात को सुलभ बनाया। और उस समय एक जो महत्वपूर्ण कदम था वो ये था कि उन्होंने न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी को लागू किया। क्या किया? न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी को लागू किया। क्या था न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी? कि भारत के लोग या बाहर वाले लोग भारत के अंदर आए या भारत वाले लोग अपना बिजनेस खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो पहले 20 करोड़ का एक लिमिटेशन थी कि आप 20 करोड़ से बड़ी कंपनी नहीं बना सकते, उस एक्ट को उन्होंने खत्म किया। ठीक है, तो उन्होंने न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी लगाई और लाइसेंस राज को खत्म किया। लाइसेंस राज को खत्म नहीं किया, एक्चुअल में लाइसेंस राज को कम किया। लाइसेंस राज क्या होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइसेंस प्राप्त करना होता है, और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उसकी जो प्रोसेस था इतना टफ था कि कोई भी एक आदमी एक बार सोचे कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपको उस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल काम था। आप यूं समझ सकते हैं कि इतना मुश्किल उन लोगों के लिए बिजनेस करना नहीं था जितना कि उन लाइसेंस को प्राप्त करने का था। तो उन्होंने क्या किया? लाइसेंस राज को कम किया। क्या किया? लाइसेंस राज को कम किया। और क्या कदम उठाए उन्होंने कि निजी स्वामित्व वाली कंपनी को स्थापित करने के लिए उसका जो प्रक्रिया है उसको सरल किया गया और उनको अधिक महत्व दिया गया। जैसे कि कोई सरकारी विद्यालय है, तो सरकारी विद्यालय है तो आप प्राइवेट विद्यालय भी खोल सकते हैं, प्राइवेट स्कूल भी खोल सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी आप खोल सकते हैं, प्राइवेट फ्लैट्स को भी खोल सकते हैं। तो इनसे क्या हुआ कि एक आम आदमी का सपना सच हुआ कि मैं भी फ्लाइट के अंदर बैठ सकता हूं, मैं भी फ्लाइट के अंदर बैठ सकता हूं। तो जितने लोग फ्लाइट से जुड़ते हैं तो वो क्या होता है? एक देश का विकास होता है। और क्या किया उन्होंने? सरकार द्वारा निजी व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्तमान समय के अंदर अपन देखते हैं कि किस प्रकार सरकार अपना स्वरोजगार के लिए नई नई नीतियां लेके आती है। तो ये 1991 से पहले आपको किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से निजी व्यापार करने के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता था। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं कि जब उन्होंने एलपीजी मॉडल लागू कर दिया, 1991 का बजट पेश हो गया जो आज तक का सबसे बड़ा बजट भाषण था। तो उसके परिणाम क्या हुए? किस प्रकार भारत को इसका लाभ हुआ? तो 1900 दशक के अंत तक, तो 90 के दशक के अंत तक भारत की जीडीपी दर में और भारत के एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। यानी कि पहले जो भारत की इकोनॉमी ऊपर से डाउन की अप टू डाउन की तरफ चल रही थी, अब वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। यहां पे कह सकते हैं कि भारत का 90 का दशक एक गहरी खाई का काम करता है। एक गहरी खाई कैसे? कि पहले भारत की इकोनॉमी ऐसे डाउन चल रही थी, अब 90 के दशक में वो थोड़ी थोड़ी ऊपर उठने लगी और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आज जो आप यहाँ पे बैठ के स्त्री और पुरुष के बीच का जो भेदभाव मिटा रहे हैं, भेदभाव को देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। पहले ये इतनी बड़ी साइकोलॉजी नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने और क्या परिणाम मिले कि आज की इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एलपीजी मॉडल पूर्ण रूप से सफल हुआ। एलपीजी मॉडल क्या है? अपन ने इसके मायने थोड़े पहले समझे थे और जब साम्यवादी और पूंजीवादी समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एलपीजी मॉडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। ठीक है, और क्या राष्ट्र के लिए 1991 का दौर एक ऐतिहासिक दौर साबित हुआ। एलपीजी मॉडल से राष्ट्र में स्वयं का बिजनेस करने का सपना सच हुआ और इस प्रकार के बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो ये 1991 की देन है।
आप इनके परिणाम आप प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं कि भारत को किस प्रकार आर्थिक स्थिति से बाहर लाया गया। आज भारत की इकोनॉमी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसके पास 610 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। तो कुछ अपने माफ कीजिए, तो तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा दृष्टिकोण देखते हैं कि उस समय की राजनीति किस प्रकार थी। सन 1917 के अंदर यूएसएसआर ने साम्यवादी सिद्धांतों को अप्लाई किया। साम्यवादी सिद्धांतों को अपनाने वाले कौन कौन थे? एक तो रूस था, चीन था, और इस प्रकार के भारत भी उस समय के, अगर 1951 से पहले की दृष्टि से देखें तो वो भी एक साम्यवादी सिद्धांत पर था। भले ही कहा जाता है कि भारत की इकोनॉमी मिश्रित इकोनॉमी है, लेकिन वो साम्यवादी सिद्धांत पर थी। 1991 के बाद अब आप कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी क्या है? मिश्रित है। ना तो पूर्ण रूप से साम्यवादी है, ना ही पूर्ण रूप से पूंजीवादी है। तो समझेंगे कि क्या होता है पूंजीवाद, क्या होता है, समझेंगे क्या होता है पूंजीवाद और क्या होता है साम्यवाद। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि तत्कालिक समय के अंदर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टि क्या था। 1917 के अंदर यूएसएसआर ने अपना साम्यवादी सिद्धांतों को पूर्ण रूप से लागू किया, जिन्हें बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बोल्शेविक क्रांति यानी कि बोल्शेविक नामक का एक व्यक्ति था जिन्होंने साम्यवादी सिद्धांतों को अप्लाई करवाया, और ये 1917 से जाते जाते 1991 तक यूएसएसआर का विघटन हो गया, और इसी के साथ साम्यवादी सिद्धांत खत्म हो गया रूस के अंदर। 1947 से लेकर 1991 के बीच यूएसएसआर वर्सेज यूएसए यानी कि रूस और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर चल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके थोड़े समय बाद में क्या स्टार्ट हो गया? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर क्या होता है? शीत युद्ध क्या होता है? कि जिसके अंदर आप हथियारों से नहीं लड़ रहे, लेकिन आप लड़ रहे हैं इकोनॉमी से। आपकी होड़ है कि मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, कि चाचा चौधरी कौन बन रहा है, तो उसे कहा जाता है कि शीत युद्ध। शीत युद्ध से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगाई आसमान छू रही थी, हर क्षेत्र के अंदर महंगाई थी। तो इस साइड से तो भारत का स्वतंत्र होना हुआ, और इस साइड से भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर से एक तो महंगाई आसमान छू रही थी, और भारत अभी भी गुलामी की दास्तों से निकला था। फिर इस साइड से एक विदेशी युद्ध हो गया भारत का, भारत चाइना युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, भारत का पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया, भारत बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में लग गया। तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहद खराब हो चुकी थी। एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगाई आसमान छू रही थी, और यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे क्या हो रहा था? एक तो साम्यवादी नीति, और साथ ही साथ में क्या था? देशों के साथ में आपकी युद्ध चल रहे थे। इस वजह से भारत की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी। फिर यहां से निपटने के लिए 1991 के अंदर इकोनॉमी रिफॉर्म लाए। भारत जगह जगह जाके, जैसे कि आईएमएफ के पास गया, वर्ल्ड बैंक के पास गया कि भैया हमें लोन दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें बिजनेस हमारे आयात करना होता है, बेसिक चीजें भी नहीं खरीद पा रहे, इतने भी पैसे नहीं है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया कि नहीं भाई, आपकी नीतियों के कारण हम आपको पैसा नहीं दे सकते। तो उन दोनों के सजेशन पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के द्वारा एलपीजी मॉडल को लागू किया गया। वित्त मंत्री ने अपना बजट बनाया। तो जब वो बजट पीवी नरसिम्हा राव ने देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना बजट का ड्राफ्ट लाके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को लाके देखते हैं कि लो जी, ये मैंने ड्राफ्ट बनाया है, आप देख लो कि बजट की कैसा क्या है। जब प्रधानमंत्री ने वो बजट देखा तो उन्होंने बोला, क्या मैंने इसके लिए आपको वित्त मंत्री बनाया है कि आपके जो बजट है, बजट की जो महत्वता है वो तो पहले जैसी है, पहले और अब में क्या फर्क है? अपन इस आर्थिक संकट से कैसे निकलेंगे? आप इस आर्थिक संकट से बाहर निकलने जैसा बजट बनाओ, राजनीति मैं देख लूंगा। आप राजनीति को परे रखो इस बजट से, राजनीति करना मेरा काम है, राजनीति मैं कर लूंगा, राजनीति मैं देख लूंगा। आप बस इस आर्थिक संकट से बाहर निकाल लो। उस साइड से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपकी नीतियां इस प्रकार की हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव ने क्या कहा कि अब अपन की नीतियां चेंज करते हैं।
जैसा वर्ल्ड बैंक और IMF कहता है वैसा ही अपन करेंगे। फिर उन्होंने अपनी LPG यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी नीतियां लागू करी और फिर वहां से IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना प्रारंभ हुआ। किसी भी देश को चलाने के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन तो आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है लोन के मायने अपन समझेंगे फिर कभी। और अब समझते हैं कि इकोनॉमी के टर्म देखते हैं कि यहाँ पे अपन ने सीखा था अपने सामने चर्चा के दौरान बीच में दो शब्द आए थे, एक तो विदेशी मुद्रा भंडार और एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। तो इकोनॉमी टर्म को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार। क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार? जैसा कि अपनी चर्चा के दौरान आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी देश के जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI के पास एक अमाउंट होता है जो विदेशी मुद्रा कहलाता है। विदेशी मुद्रा के अंदर अब वो धनराशि किसी भी विदेश की धनराशि हो सकती है, वो गोल्ड हो सकता है, कोई विदेश की परिसंपत्तियां हो सकती है। जैसे भारत का आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 610 अरब डॉलर। तो मतलब क्या हुआ कि भारत के पास 610 अरब डॉलर का क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार है। और इस 610 अरब डॉलर में क्या क्या हो सकता है? तो क्या क्या है? एक तो इसके अंदर डॉलर होंगे या फिर किसी भी देश की मुद्रा हो सकती है। किसी भी देश की मुद्रा हो सकती है, जैसे कि अमेरिका की डॉलर है, जैसे कि येन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी देश की मुद्रा भंडार हो सकता है। और कुछ भारत अपना, अगर IMF एक संस्था है जिसको आप चंदा देके उसको बनाया गया है, तो भारत के कुछ पैसे IMF के पास भी है, तो वो भी क्या है? वो भी विदेशी मुद्रा भंडार है। मतलब वो पैसे जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब जाके मैं IMF से वो पैसे ले सकता हूं। तो IMF की स्थापना अनेक देशों से चंदा लेकर स्थापित किया गया है कि भाई जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप हमसे पैसा ले जाना। तो मान लो कि भारत ने IMF को 100 रुपए दिए, तो भारत भी उसका सदस्य बन गया। तो जो 100 रुपए IMF को दिए वो क्या है? वो भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत RBI के पास अपना गोल्ड स्टोर करके रखता है कि कभी भी मेरे को जरूरत पड़ी मैं गोल्ड को बेचूंगा और मैं अपना पैसा जुटा सकता हूं। तो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत क्या क्या आता है? विदेशी मुद्रा भंडार का यूज क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार का जब जरूरत पड़ती है तब वो अपना भुगतान करने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार काम में ले सकता है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक तो आपका आ सकता है किसी भी देश की मुद्रा, जैसे कि डॉलर हो गई, और क्या आता है? गोल्ड आता है यानी कि सोना, और क्या आ सकता है? एक आ सकता है ट्रेजरी बिल। क्या होता है ट्रेजरी बिल? अपन आगे की चर्चाओं में समझेंगे, फिर कभी इकोनॉमिक का मौका मिलेगा तो अपन समझेंगे कि ट्रेजरी बिल क्या होता है। अल्पकालिक, दीर्घकालिक विदेशी प्रतिभूतियां भी क्या होती है? और जो IMF के पास अपने पैसे पड़े होते हैं वो भी क्या होती है? विदेशी मुद्रा भंडार होती है। ठीक है, अब समझते हैं कि साम्यवाद और पूंजीवाद क्या होता है। साम्यवाद और पूंजीवाद क्या होता है? कम्युनिज्म एंड कैपिटलाइजेशन, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। अब समझते हैं कि पूंजीवाद और साम्यवाद क्या होता है। साम्यवाद आप यूं समझते हैं कि किसी भी देश की सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली दादागिरी, क्या कह सकते हैं? किसी भी देश की सरकार द्वारा चलाई जाने वाली दादागिरी क्या हो सकती है? क्या होती है? कम्युनिज्म होती है। कि मैं जो शासन चला रहा हूं वो मैं चलूंगा और कोई भी निजी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर सरकार, एक उदाहरण के तौर पर आप देख लो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कम्युनिज्म कहां है? उत्तर कोरिया का आपने सुना होगा, किम जोंग उन। एक अपन को सुनने में आया कि किसी उसके मंत्री ने उसके सामने उसने बात बोली उसका विरोध कर लिया, तो उसने वहां से उसे गोली से उड़ा लिया। तो ये क्या है? ये है कम्युनिज्म। अगर कोई विद्यालय होगा तो वो सिर्फ सरकारी विद्यालय होगा,
अगर कोई अस्पताल होगा तो वो भी सिर्फ सरकारी अस्पताल होगा। अगर फ्लाइट जा रही है तो वो भी सिर्फ सरकारी फ्लाइट ही होगी। आपकी क्षमता, आपकी कार्यकुशलता, ये सब मायने नहीं रखती। आपकी क्षमता है कि मैं अपना बिजनेस डेवलप कर सकता हूं, लेकिन आपको बाकी सब लोगों की तरह ही आपको वेतन या वेतन के हिसाब से पैसा मिलेगा। या फिर आपको कह सकते हैं कि आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो हम आपको दे देंगे और आप बस काम करते रहो। अगर आपसे मैं कह दूं कि आपको रोटी कपड़ा मकान मैं दे दूंगा और आपकी काबिलियत है कि आप क्या कर सकते हैं, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता हूं, या आप यूं कह लीजिए कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूं और मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं। जरा सोचिए, अगर उस समय सचिन तेंदुलकर होता, जरा सोचिए अगर उस समय विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा होता है। ये कम्युनिज्म और पूंजीवाद की बात कर रहे हैं ना। अगर भारत के अंदर पूर्ण रूप से स्ट्रांग रूप से कम्युनिज्म को अपनाया जाता है, स्ट्रांग रूप से कम्युनिज्म को अपनाया जाता है, तो सोचिए उस समय विराट कोहली होता और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और विराट कोहली को कहते हैं कि भैया आपको रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो हम आपको दे देंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलो। तो क्या विराट कोहली अपनी एफर्ट लगाता? और आप लोग पढ़ रहे हैं, अपन लोग पढ़ते हैं, अगर अपन को भी कहते कि अपन को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो आपको दे दूंगा, तो क्या आप दिन रात ऐसे पढ़ते? नहीं पढ़ते। अगर मैं पढ़ भी रहा हूं तो मेरे को रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, और मैं अगर नहीं भी पढ़ता तो भी मेरे को रोटी कपड़ा मकान मिल ही रहा है, तो फिर मैं अपनी इतनी मेहनत क्यों करूं? तो ये होता है कम्युनिज्म। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सरकार की दादागिरी चलती है। सरकार यहाँ पे दो वर्ग ही चलते हैं, एक शोषित वर्ग, एक शोषण वर्ग। शोषित वर्ग कैसे? जो जिसका शोषण कर रहा है, जैसे कि मजदूर, उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे मजदूर है और एक मालिक है, एक कंपनी का बॉस है और एक मजदूर है, तो मालिक बॉस पर शोषण करता है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया उसका शोषण। और शोषित कौन? वो मालिक जो उस मजदूर का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, तो वो कौन हो गया? शोषित यानी कि जो शोषण करता है। और दो वर्ग हो गए, शोषित वर्ग और शोषण वर्ग, जिसका शोषण हो रहा है और जो शोषण कर रहा है। यहाँ पे दो वर्ग ही चलते हैं। जबकि पूंजीवाद के अंदर क्या चलता है कि पूंजीवाद ये कहता है कि जितना पॉसिबल हो उतना प्राइवेटाइजेशन कर लो, निजी तौर पे सब कुछ दे दो। अपने भारत के अंदर जैसे कि रेलवे चलता है, वो पूर्ण रूप से सरकार के अंदर में अंडर आता है, वो पूर्ण रूप से सरकार के अंतर्गत आता है, पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण है रेलवे का। आरबीआई पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण है, और कुछ संस्थाएं ऐसी है जहां पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण है। और अपन देखते हैं कि कुछ विद्यालय हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट भी है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो सरकारी भी है, कुछ प्राइवेट भी है। कुछ फ्लाइट्स ऐसी है जो सरकारी भी है, कुछ प्राइवेट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना वो पूर्ण रूप से साम्यवादी है, ना ही पूर्ण रूप से पूंजीवादी है। और भारतीय जनता, अगर कोई भी देश की जनता है, अगर साम्यवादी को अपनाया जाता है तो वो खुश होती है, लेकिन वो इकोनॉमिक की दृष्टि से वो कभी नहीं देखती। अगर भारत के अंदर सारे सरकारी विद्यालय हो, सारे सरकारी अस्पताल हो, अगर कोई भी सरकार आती है, वो कहती है कि आज से सारे स्कूलों को मैं राष्ट्रीयकरण कर दूंगा, जो प्राइवेट स्कूल है वो क्या हो जाएगी? सरकारी विद्यालय हो जाएगी, और जो आपका पैसा है, आपकी बिल्डिंग का पैसा, आपकी प्रॉपर्टी का पैसा, वो आपको हम अदा कर देंगे। तो वो सरकार जनता को अच्छी लगती है। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो वो सबसे गलत होता है। मैं तो यूं कहूंगा कि अगर कोई सरकार आती है, वो आपको कहती है कि हम आपको मुफ्त में ये चीज देंगे, मुफ्त में वो चीज देंगे, हम आपकी बिजली फ्री कर देंगे, हम आपका पानी का बिल फ्री कर देंगे, तो वो भी एक इकोनॉमी की दृष्टि से देखे तो वो भी सही नहीं है, वो भी एक कम्युनिज्म का उदाहरण होता है। तो जितना पॉसिबल हो देश को कैपिटल पूंजीवादी होना चाहिए कि जो भी फील्ड है, जो भी क्षेत्र है, वो सब प्राइवेट कर दो, सबको प्राइवेट कर दो। सरकारी स्कूल
प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, ठीक है, अस्पताल प्राइवेट, ठीक है। एक पूंजीवाद का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है अमेरिका। अमेरिका पूंजीवादी देश है, चाइना साम्यवादी देश है, लेकिन वहां पे दो दृष्टिकोण चलते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो चाइना कम्युनिज्म है, साम्यवादी है, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो वो पूंजीवादी है। कैसे कि भारत जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपन देखते हैं, जैसे कि एप्पल ही आज के वर्तमान के समय में देख लो कि एप्पल की कंपनी है। एप्पल कंपनी अपना बिजनेस कहां से चलाती है? चाइना के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्थिक दृष्टि से चाइना की कौन सी नीति है? पूंजीवादी नीति है। वो कहता है कि आप आओ हमारे देश में और अपना यहां पे निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको जितना पॉसिबल होगा उतनी सहायता करेंगे। हमने एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर यहां पे चेंज नहीं होगी। उसी तर्ज पर भारत भी अब चल रहा है, मेक इन इंडिया, भारत में आओ, भारत के अंदर चीजें बनाओ, विदेशी कंपनियों को इन्वाइट कर रहे हैं। ये पूंजीवादी है, ये पूंजीवादी नीति होती है, ठीक है। तो अगर आपको पूंजीवादी और साम्यवादी चीजें समझ में आई हैं, अगर आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 का समझ में आया है, अगर आपको विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है वो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसी एक ऐतिहासिक घटना की चर्चा के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस पेंडेमिक के दौर में अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।